हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्थात जो हमारी एकेडमी में प्रत्येक शनिवार को जो प्रैक्टिस पेपर आयोजित करवाया जाता है उसे हम लोग दोस्तों यूट्यूब चैनल पर भी लेकर आते हैं। और यदि आप लोग हमसे नए जुड़े हैं तो आप लोग दोस्तों जो हमारे लगातार पिछले सैटरडे के प्रैक्टिस पेपर यूट्यूब पर उपलब्ध हैं तो आप लोग उन्हें भी जाकर देखें। आगामी जो होने वाली परीक्षाएं हैं उत्तराखंड की, जैसे उदाहरण के लिए जैसे उत्तराखंड पुलिस हो, उत्तराखंड एसआई हो, या फिर उत्तराखंड पटवारी या समूह की कोई भी परीक्षाएं हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारी श्रृंखला दोस्तों चल रही है। तो आप लोग जो है पिछली वीडियो भी जाकर अवश्य देखें। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि उत्कृष्ट एकेडमी में स्पेशली जो आगामी ये परीक्षाएँ होने वाली है उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड एसआई, इसके लिए हम लोगों ने दोस्तों जो है नया डेली प्रैक्टिस बैच भी बनाया है। और एक बैच अभी नया बैच शुरू होने वाला है और ये दोस्तों हमारा 19 जुलाई 2022 से यानी कि मंगलवार से शुरू होने वाला है। और इसकी जो टाइमिंग है ये 10 बजे से 12 बजे के बीच हमारा ये बैच चलेगा, यानी कि 2 घंटे का ये बैच होगा। और डेली इसमें क्या होते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस पेपर होते हैं। एक दिन प्रैक्टिस पेपर और एक दिन इसका सॉल्यूशन रहता है। बाकी इसके अलावा दोस्तों हमारा एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, तो यदि आप लोग 12 से 2 बजे के बैच में भी आना चाहते हैं तो इसमें भी आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे जो है क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों अवश्य जुड़िएगा। बाकी आज का जो ये सैटरडे का हमारा पेपर था, हम लोग आज का जो है सॉल्यूशन वीडियो आपके बीच लेकर आ रहे हैं। और इसमें दोस्तों चलिए शुरुआत की जाए। हर बार की तरह दोस्तों हमारे सबसे पहले हिंदी के 20 क्वेश्चन रहते हैं और इन 20 क्वेश्चनों पर सुभाष सर आपके बीच चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग सीधा शुरुआत करेंगे यानी कि उत्तराखंड के प्रश्नों से। तो मैं आपके बीच यानी कि जो उत्तराखंड के क्वेश्चन हैं इन पर चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत की जाए आज के इन इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। और सबसे पहला जो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रश्न इस प्रकार से था, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने जवाब भी देते रहें। और यहाँ पर प्रश्न था कि 2021 कह रहा हूँ, 21वां प्रश्न है कि किस स्थान पर उत्खनन के बाद बुद्ध की बोधिसत्व जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई थी। ऑप्शन में आपके सामने कर्ण आश्रम है, रानीहाट है, सोम का भांडा या इसे सोम का जो है मांडा भी कहते हैं, तो अभी मैं समझाऊंगा इनको, या फिर मोरध्वज। तो फटाफट से जवाब दीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा इनमें जो है बौद्ध के लिए, बौद्ध क्षेत्र के लिए जाना गया था। तो राइट आंसर है दोस्तों, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि मोरध्वज। अर्थात दोस्तों ये जो मोरध्वज है, अगर हम लोग मोरध्वज की बात करें तो ये हमारा स्थल दोस्तों कोटद्वार में पड़ता है, कोटद्वार। और ये जो स्थल है कोटद्वार, ये लगभग 4वीं और 6वीं सदी के बीच में ये कहा जाता है कि दोस्तों बौद्ध का एक केंद्र था। इसीलिए यहाँ से दोस्तों हमारे पास जब यहाँ पर इसका खुदाई हुई तो यहाँ की बुद्ध की बोधिसत्व मूर्ति भी प्राप्त हुई है। बाकी इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँ इन स्थानों पर, जैसे ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है कर्णवाश्रम, तो थोड़ा सा कर्णवाश्रम पर चर्चा करते हैं। भाई कर्णवाश्रम नॉर्मली इससे जो क्वेश्चन बनता है कि किस नदी के तट पर है हमारा ये कर्णवाश्रम, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो ये आश्रम था इसके तट के सारे एक नदी गुजरती है और ये हमारी नदी थी दोस्तों मालिनी नदी। तो कर्णवाश्रम मालिनी नदी के तट पर है। और अगर जगह पूछे कि कहाँ पर ये जगह है तो आप लोग याद रखिएगा ये भी कोटद्वार में है। बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन इतिहास है कोटद्वार में और पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो कर्णवाश्रम है, यहाँ पर दोस्तों जो कालिदास है उनके द्वारा दोस्तों एक ग्रंथ था अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो ये ग्रंथ है कालिदास का रचित, ये भी दोस्तों इसी कर्णवाश्रम में रचा गया है। बाकी आप लोग जानते हैं कि जो भरत है, भरत का जन्म भी दोस्तों यहीं पर इसी कर्णवाश्रम में माना जाता है। तो ये अभी मैंने थोड़ी सी चर्चा की यानी कि कर्णवाश्रम के बारे में। बाकी इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर दूसरा है ऑप्शन बी में हमारे पास रानीहाट। रानीहाट की अगर हम लोग बात करें, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप लोग याद रखिएगा सबसे पहले इसकी स्थिति, रानीहाट हमारा दोस्तों टिहरी में है। ये बिल्कुल बाउंड्री पर है टिहरी और पौड़ी गढ़वाल के, तो टिहरी जिले में है। और अगर नदी पूछें तो इसमें आपको नदी याद रखनी है, ये अलकनंदा नदी के तट पर है, अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी आप लोग याद रखेंगे। और ख़ास बात दोस्तों आपको याद रखना है कि ये भी हमारे पास ऐतिहासिक स्थल है यानी कि रानीहाट। रानीहाट क्या इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है, यहाँ पर दोस्तों उत्खनन हुआ था और ये करवाया गया था 1977 में। किसके निर्देशन में हुआ था तो आपको याद रखना है, हमारे एक केपी नौटियाल जी रहे, बहुत सारी जगह पर इन्होंने यहाँ पर जो है उत्खनन करवाया। तो केपी नौटियाल के द्वारा यहाँ पर भी उत्खनन करवाया गया। कहाँ पर? रानीहाट में, टिहरी में। और इस जगह से हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिली हैं तो आप याद रखेंगे, यानी कि लाल जो है बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन और
कुछ बर्तन चित्रित धूसर भी, मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास घड़ा है, तो इस घड़े में कुछ में चित्र भी बने हुए थे, तो चित्रित मृत्युकांड भी यहाँ से प्राप्त हुए। बाकी दोस्तों यहाँ से इसी रानी आर्ट से हमारे पास जो है ईंटों के भी अवशेष प्राप्त हुए, मतलब उस दौरान ईंटों की जो घर वगैरह बने रहे होंगे तो उसके भी अवशेष हमारे यहाँ से प्राप्त हुए। इसके अलावा जो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि सोम का भांडा। अगर हम लोग सोम के भांडे की बात करें तो याद रखिएगा सोम का भांडा कहाँ पर है, तो ये दोस्तों हमारा देवलगढ़ में है ना, देवलगढ़ के निकट है देवलगढ़। और देवलगढ़ कहाँ पड़ता है तो आप सभी लोग जानते हैं, देवलगढ़ हमारा पौड़ी में है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस सोम के भांडे, आप याद रखना इसका दूसरा जो नाम है, इसे सोम का मांडा, इसको सोम का मांडा भी कहते हैं, सोम का भाड़ा या सोम का मांडा। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो सोम का मांडा है, जो पंवार राजवंश थे, जो पूर्व पंवार राजवंश रहे पहले के, इन पंवार शासकों का ये न्यायालय भी था। किसका? पंवार शासकों का न्यायालय। अगर कभी क्वेश्चन आए तो ये पंवार शासकों का न्यायालय भी रहा। इसके अलावा दोस्तों आपको खास बात याद रखनी है कि जो ये सोम का भाड़ा है, यहाँ पर एक इस प्रकार से चट्टान है और उस चट्टान पर एक लिपि लिखी गई है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया था, प्राचीन लिपि। तो ये लिपि के लिए भी, यानी कि सोम का भाड़ा जो चट्टान है, ये यहाँ की अपनी एक विशेष लिपि के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, पहला 21वां, और इस 21वें प्रश्न पर मैंने चर्चा की। बाकी 22वें प्रश्न पर अगर हम लोग बात करें तो 22वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि डॉक्टर संपूर्णानंद ने कब कर्णवाश्रम के महत्व को पुनः स्थापित किया था। तो पहली तो बात आती है कि जो ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी है, ये कौन शख्स थे। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए में दिख रहा है 1956, 1955, 1950 या फिर 1961। इसका राइट आंसर है 1955, 1955 में। असल में दोस्तों ये जो डॉक्टर संपूर्णानंद दिख रहे हैं आपको, ये तत्कालीन यानी कि इस दौरान संयुक्त प्रांत के, यानी कि उत्तर प्रदेश के क्या थे, ये उत्तर प्रदेश के सीएम थे, यानी मुख्यमंत्री थे दोस्तों। तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों यहाँ पर फिर से, क्योंकि जो ये कर्णवाश्रम रहा बहुत ही ऐतिहासिक रहा, तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर क्या बनाया था, कर्णवाश्रम स्मारक 1955 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों अभी मैंने कर्णवाश्रम पर चर्चा भी की थी कि मालिनी नदी के तट पर है। और बाकी कभी अगर ग्रंथ में पूछे कि किस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिला है कर्णवाश्रम का, तो याद रखिएगा स्कंद पुराण में। किस में है? स्कंद पुराण में। तो स्कंद पुराण में हमारे पास इस कर्णवाश्रम का उल्लेख भी मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों दुष्यंत और जो शकुंतला है, उनका भी प्रेम प्रसंग का ये सेंटर माना जाता है। और दुष्यंत और शकुंतला से ही जो उत्पन्न संतान थी, यानी कि भारत, तो भारत वही शख्स जिसके नाम पर कहा जाता है कि भारत पड़ा, ये भी आप याद रखना है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई। बाकी कभी अगर ये पूछे कि जो कर्णवाश्रम है ये किन दो पहाड़ियों या पर्वत के बीच स्थित है, तो आपको याद रखना है, एक हमारे पास हेमकूट पर्वत है और दूसरा है मणिकूट। तो हेमकूट और जो मणिकूट है, इन्हीं के मध्य जो है कर्णवाश्रम माना जाता है। तो ये इस समय इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन की बताई। तो संपूर्णानंद ने कब कर्णवाश्रम के महत्व को स्थापित किया? राइट आंसर है 1955। अगला क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन। और 23वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि केशवराय मठ ये किस शैली में निर्मित है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया है, कत्यूरी शैली है, नागर शैली है, मुगल शैली है, या फिर उत्तराखंड शैली में निर्मित है। भाई फटाफट से आप लोग भी जो है कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहें, तो आपका भी मूल्यांकन होता रहेगा। लेकिन इसका जो फिलहाल राइट आंसर मैं आपको बता दूं, वो ऑप्शन ए है, कत्यूरी शैली में है। और अगर दोस्तों केशवराय जो मठ है, अगर मैं थोड़ा सा केशवराय मठ पर चर्चा करता हूँ, तो आप सभी लोग जानते हैं कि केशवराय मठ ये हमारा पौड़ी गढ़वाल में है। और ये जो मठ था दोस्तों, इसके निर्माण के पीछे बड़ा विवाद रहता है, लेकिन फिर भी इस मठ को 16वीं सदी में निर्मित माना जाता है। और महीपति शाह के द्वारा इस मठ को निर्मित माना जाता है, कि महीपति शाह के द्वारा इसको निर्मित करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों हमारे पास तरह तरह की कहानियाँ बनती हैं। असल में जो ये मूल जो मठ था केशवराय मठ, तो एक शख्स था केशव राय, ये बड़ा धनी व्यक्ति था। तो इसी के द्वारा दोस्तों ये केशवराय मठ स्थापित करवाया गया था। और ख़ास बात ये भी रहती है कि जो ये केशवराय मठ था, इसमें दोस्तों ये मूर्ति स्थापित करना चाहते थे यहाँ पर, लेकिन इसमें बार बार जो है कहा जाता है कि क्योंकि केशवराय जो ये शख्स था जिसने इस केशवराय मठ को बनाया था, कहा जाता है कि दोस्तों इस केशवराय मठ के बाहर जो है इन्होंने एक लेख उत्कीर्ण किया था, जिसमें इन्होंने जो महीपति शाह थे उसको जो है जबरन गद्दी पर बैठने वाला शासक बताया। साथ ही साथ केशवराय को बार बार परेशान किया था महीपति शाह ने। और अंततः जो ये केशवराय है, इसने दोस्तों इसी केशवराय मठ में जो है गर्भगृह में अपनी हत्या कर ली थी, अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इसमें आज तक जो है कोई भी मूर्ति इसके केशवराय मठ के गर्भगृह में नहीं थी। केशवराय मठ से कुछ और चीज़ें जुड़ती हैं। ये तो हम समझ गए कि 16वीं सदी में निर्मित हुआ, लेकिन एक खास बात याद रखनी है कि अलकनंदा में दोस्तों बाढ़ आई थी, और ये बाढ़ आई थी 1894 की बाढ़।
तो 1894 की जो बाढ़ थी, वीरई गंगा पर बाढ़ आई थी, और इस दौरान दोस्तों ये जो केशवराय मठ है ये पूरा की पूरा जो है दब गया था। और बाद में फिर इसका जो उत्खनन करवाया गया था ये 1970 में करवाया गया था, और 1970 में फिर से पुनः केशवराय मठ निकाला गया। लेकिन अगर मैं वर्तमान की केशवराय मठ की बात करूं तो जो 2013 की आपदा आई थी, अब 2013 में केशवराय मठ का हमेशा के लिए अस्तित्व खत्म हो गया, मतलब ये अब बह चुका है। तो ये थोड़ा सा केशवराय मठ के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया, याद रखिएगा कत्यूर शैली में निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास 24वां क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला शासक जिसे परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर या परम परमेश्वर कहा गया है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है ललित शूरदेव, निम्बरदेव, इष्टगण या फिर भूदेव। तो दोस्तों अगर जिन लोगों ने यहाँ पर टिक किया होगा सी यानी इष्टगण, तो उनके बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा देखो परम भट्टारक तो बहुत पहले और राजाओं ने भी ले ली थी, लेकिन जो ये पूरी उपाधि एक साथ धारण की थी जो अभिलेखों में मिलती है, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, ये पहला राजा है इष्टगण जिसने इस उपाधि को धारण किया था। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इष्टगण के बारे में यहाँ पर आपको बता दूं तो आप याद रखिएगा जो इष्टगण था इस परिवार में जो है पिता और माता जरूर पूछी जा सकती हैं। तो इसका पिता था दोस्तों निम्बर, ये निम्बर वंश का राजा था और कार्तिकेयपुर राजवंश का एक शासक था। तो निम्बर इसके पिता थे और इसकी जो माता थी, इसकी माता का नाम था नाशु देवी, तो ये भी आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो इष्टगण है, इष्टगण को एक चीज याद रखिएगा, मतलब संपूर्ण कुमाऊं को एक छत्र करने वाला, यानी कि संपूर्ण कुमाऊं को, तो संपूर्ण कुमाऊं को या फिर कई जगह पर उत्तराखंड भी दिया जाता है कि संपूर्ण कुमाऊं को एक छत्र किसने किया था, तो ये भी दोस्तों हमारे इष्टगण के द्वारा किया गया था। इसके अलावा खास बात, अगर कभी क्वेश्चन बने कि हाथियों को मरवाने वाला कत्यूरी या कार्तिकेयपुरी नरेश था, तो हाथियों की हत्या करवाने वाला या हाथियों को मरवाने वाला भी इष्टगण को माना जाता है। कहा जाता है कि इसके जो दुश्मन थे इसने हाथियों की हत्या करवा दी थी, पहाड़ों के हाथियों की, ताकि दुश्मन जो है हाथियों के सहारे अटैक ना कर पाए राज्य में। तो ये इष्टगण के बारे में मैंने आपको जानकारी बताई। ललित शूरदेव एक बड़ा महान शासक था इसी राजवंश का, कार्तिकेयपुर राजवंश का। और अगर मैं ललित शूरदेव की बात करूं तो ये बेटा था इसी का, यानी कि इष्टगण का बेटा था दोस्तों। तो इष्टगण के बाद हमारा ललित शूरदेव गद्दी पर बैठा था, और इष्टगण की जो पत्नी थी या फिर ललित शूरदेव की जो माता थी वो थी वेग देवी। तो क्या हो जाएगा, जो इष्टगण है ये इसकी पत्नी है और ललित शूरदेव की माता है। इसके अलावा दोस्तों जो ललित शूरदेव का टाइम पीरियड मिलता है ये लगभग 832 के आसपास गद्दी पर बैठने का हमारे पास उल्लेख मिलता है। और खास बात है ललित शूरदेव से जुड़ा हुआ है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, ये दोस्तों अलकनंदा नदी के साथ में है और यहाँ से पांडुकेश्वर ताम्रपत्र मिला है, जो हमारे पास पांडुकेश्वर से 3 कत्यूरी राजाओं के मिले। एक तो हमारे पास ललित शूरदेव का है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर पद्मदेव का मिला है, और तीसरा हमारे पास यानी कि सुभिक्ष राजदेव का भी मिला है। तो सुभिक्ष राजदेव और पद्मदेव और ललित शूरदेव, इनका तीनों का पांडुकेश्वर से ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मैं निम्बरदेव पर अगर चर्चा करता हूँ दोस्तों, तो निम्बरदेव पे बस इतनी चीज़ें याद रखना कि जो निम्बरदेव की पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों नाथू देवी, नाथू देवी। तो नाथू देवी की ये पत्नी थे। और खास बात जो दूसरी याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन आए कि धनुष के बल पर शत्रुओं पर किसने विजय प्राप्त की थी, तो धनुष के बल पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला शासक था निम्बरदेव। बाकी भूदेव आप लोग जानते ही हैं, भूदेव भी महान राजा था कार्तिकेयपुर राजवंश का। और दोस्तों बौद्धों के मंदिर को तोड़ने का इसको श्रेय जाता है, मतलब बौद्ध मंदिर इसने तोड़वा दिए थे। बाकी बागनाथ मंदिर से इसका अभिलेख भी प्राप्त हुआ है और उसके निर्माण में भी इसका योगदान है। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां क्वेश्चन, ऊटी बैंक की जो घटना है वो बच्चूलाल के नेतृत्व में कब हुई थी। ये बड़ी घटना रही ऊटी बैंक को लूटना क्रांतिकारियों में। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँ, जैसे आपको याद रखना है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये हमारे पास 1933 हो जाएगा। हालांकि मैं थोड़ा सा इसको समझाऊंगा कि जो प्रॉपर जो ऊटी बैंक को, थोड़ा सा तो पहले मैं आपको बच्चूलाल के बारे में समझा देता हूँ कि बच्चूलाल कौन थे, कहाँ के थे, कब ये पैदा हुए थे। दोस्तों बच्चूलाल एक क्रांतिकारी है उत्तराखंड के, और ये उत्तराखंड के उन 3 क्रांतिकारियों में शामिल है जिनमें हमारे पास जैसे भवानी सिंह है, आप लोग जानते ही हैं भवानी सिंह उत्तराखंड के क्रांतिकारी हैं, बच्चूलाल उत्तराखंड के क्रांतिकारी हैं। तो भवानी सिंह, बच्चूलाल ये वो क्रांतिकारी हैं जो उत्तराखंड के बड़े प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं। इसके अलावा बच्चूलाल की अगर मैं बात करूं जन्म की, तो ये दोस्तों 1909 में, यानी कि 1909 में इसका जन्म हुआ था, और लैंसडाउन में, लैंसडाउन, तो लैंसडाउन में पैदा हुए थे।
और दोस्तों कहा जाता है कि बड़ी कम उम्र में यानी कि 1929 में जो कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इस लाहौर अधिवेशन में ये भी शामिल हुए थे। और एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे शंभुनाथ, है ना, शंभु। तो इन शंभुनाथ से जो है इनकी मुलाकात हुई और इनसे बड़े प्रेरित हुए थे हमारे बच्चूलाल जी और क्रांतिकारी बन गए थे। बाद में दोस्तों इसी के बाद एक घटना हुई थी और ये घटना हुई थी कब, यानी कि 1931 में इनकी। तो 1931 में बच्चूलाल से जुड़ा हुआ है और ये कांड था दोस्तों अम्बाला गोलीकांड। याद रखिएगा, अम्बाला गोलीकांड में कौन क्रांतिकारी था? तो अम्बाला गोलीकांड में उत्तराखंड से बच्चूलाल थे, लेकिन हालांकि जब इनको पुलिस ने इस गोलीकांड में पकड़ा था तो साक्ष्य न मिलने के कारण इनको छोड़ दिया गया था। लेकिन 1932 में नेक्स्ट इनको पैसों की आवश्यकता थी क्रांतिकारियों को, भाई जो हमारे भगत सिंह वगैरह सुखदेव आदि ये प्लानिंग कर रहे थे भगत सिंह को छुड़ाने के लिए। तो इन्होंने दोस्तों क्या किया, जो ये बैंक था यानी कि ऊटी बैंक, इस बैंक को लूटा था, ऊटी बैंक को। और ऊटी बैंक को जब लूटा था तो इस लूट में जो है काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए और उन्हीं में से बच्चूलाल भी गिरफ्तार हुए थे। तो बच्चूलाल को दोस्तों याद रखिएगा, इनको जो है 18 वर्ष की क्या दी गई थी, यानी कि काले पानी की सज़ा दी गई थी। तो बाद में दोस्तों कहा जाता है ये सज़ा इनकी कम हो गई थी और ये 1938 में ही वापस भारत आ गए थे और इसके बाद इनकी कोई भी जानकारी हमको नहीं मिलती है। तो ये मैंने अभी इस समय बच्चूलाल जी के बारे में आपकी जानकारी रखी। 26वां क्वेश्चन देखिए, 26वां बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि उत्तराखंड का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन में देखिए हर्षदेव ओली, हर्षदेव जोशी, हरगोविंद पंत या फिर कालू मेहरा। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने जवाब भी देते रहें, बाकी मैं इसमें से आपका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि हर्षदेव ओली। इसे कहा जाता है उत्तराखंड का मुसोलिनी। थोड़ा सा अगर मैं चर्चा करूँ हर्षदेव ओली जी के बारे में दोस्तों, तो हमारे जो हर्षदेव ओली जी है, पहली बात तो आती है इनका जन्म। अगर मैं इनके जन्म की बात करूं हर्षदेव ओली के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1890 को। कब हुआ था? 4 मार्च 1890 को। और दोस्तों कहाँ पर ये जन्मे थे? अगर हम लोग स्थान की बात करें, स्थान आप लोग साथ में अगर नोट भी करते रहें तो नोट्स भी बनाते रहे, अच्छे नोट्स बन जाएंगे। एक जगह पड़ती है हमारे पास गौसानी, है ना, कौसानी नहीं गौसानी पड़ती है, और ये पड़ती है दोस्तों खेती खान। आपने खेती खान का सूर्य मंदिर भी सुना होगा, खेती खान, और खेती खान का सूर्य मंदिर है चंपावत में। तो चंपावत में ये पैदा हुए थे। इसके अलावा दोस्तों और मृत्यु की, अगर हम लोग मृत्यु की भी बात कर ले तो भाई ये इनकी जो है मृत्यु कब हुई थी? तो इनका जो देहांत है वो दोस्तों वो 1940 में हो गया था। अब थोड़ी सी बात आती है इनके बारे में। हर्षदेव ओली का एक नाम तो आपको याद रखना है, उत्तराखंड का मुसोलिनी कहा जाता है, और दूसरा नाम आप याद रखेंगे, इन्हें जो है काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है, काली कुमाऊं का शेर। तो काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली। खास बात दूसरी, यानी कि कुमाऊं का बेताज बादशाह। तो कुमाऊं का बेताज बादशाह इनको भी कहा जाता था। हालांकि एक बादशाह आपने रेमजे को भी सुना होगा, हेनरी रेमजे को भी जो है रेमजे, इनको भी कुमाऊं का बेताज बादशाह, लेकिन हर्षदेव ओली को भी बेताज बादशाह कहा जाता है। दूसरे कैरेक्टर पर चर्चा करें, यानी कि हर्षदेव जोशी जी पर, तो हर्षदेव जोशी से नॉर्मली मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि इनका जो जन्म है, भाई जन्म आपको आने चाहिए, व्यक्तित्व से पूछता है। तो इनका जन्म दोस्तों यानी कि 1747 यानी 1747 में ये पैदा हुए थे। और आप सभी को बताया कि हर्षदेव जोशी ने जो है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी चंद राजवंश में आखिरी समय में। और इनका जन्म दोस्तों ये झिझाड़ के जोशी थे, तो झिझाड़ में ये पैदा हुए थे, झिझाड़, और झिझाड़ हमारा अल्मोड़ा में पड़ता है। तो झिझाड़ के जोशी थे और कई नामों से जाना जाता है, बड़ी भूमिका इन्होंने रखी। तीसरे में हमारे पास है हरगोविंद पंत। थोड़ी सी चर्चा इन पर भी फिर किया जाए, हरगोविंद पंत जी को क्यों छोड़े। हरगोविंद पंत की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बस इनमें जन्म पर मैं चर्चा करने वाला हूं कि आखिर में हरगोविंद पंत जी का जन्म कब हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना है 19 मई को ये पैदा हुए थे, 19 मई 1885 को। इनका एग्जाम में भी पूछा गया है। और अगर स्थान की बात करें तो दोस्तों ये चितई, जो चितई का मंदिर है गोलू देवता का, चितई अल्मोड़ा में, तो यहाँ पर दोस्तों इनका जन्म हुआ था। तो इतनी चीज़ें आप इनसे भी याद रखेंगे। बाकी कालू मेहरा नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी का इनको जो है टैग प्राप्त है, और दोस्तों चंपावत से ये जुड़े हुए हैं। बाकी इन्होंने क्रांतिकारी 1857 की जो क्रांति थी इसमें इन्होंने भूमिका निभाई थी दोस्तों, तो इसीलिए पहले उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है। इन्होंने एक संगठन बनाया था, गुप्त संगठन क्रांतिवीर या क्रांतिकारी। तो क्रांतिवीर संगठन के माध्यम से 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी और बाद में दोस्तों इनको फांसी भी मिल गई थी। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा 2010 में जो लोहाघाट चौराहा है, तो इस लोहा घाट चौराहे का नाम जो है अब कालू मेहरा चौराहा भी
कर दिया गया है 2010 में। तो ये चीज़ भी आपको इनसे याद रखनी है। बाकी 27वां क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है 27वें क्वेश्चन में कि उत्तर भारत का एकमात्र जो राहु का मंदिर है वो किस जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन में देखिए चमोली है, पौड़ी है, देहरादून है, हरिद्वार है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, नॉर्मली आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी करते रहे, है ना, अपना मूल्यांकन भी करते रहे। बाकी इसका राइट आंसर है पौड़ी जिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। बाकी ये रटने वाला क्वेश्चन है, फैक्ट इसके बारे में समझाने वाली कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। 28वां क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने वाली चीज़ें कि उत्तराखंड में भूकंप मापी जो केंद्र है वो या फिर भूकंप मापी जो स्टेशन है वो कितने हैं, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में केंद्र कहाँ पर है, तो देहरादून में है, बागेश्वर में है, चंपावत में है, हरिद्वार में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए यानी कि देहरादून हो जाएगा। नॉर्मली अगर आप अपनी किताबें देखेंगे तो वहाँ पर जो भूकंप मापी केंद्र अभी तक जो बताए गए हैं वो दोस्तों 3 बताए गए हैं कि उत्तराखंड में कुल 3 भूकंप मापी केंद्र या स्टेशन है। और वो कौन कौन से हैं, एक तो देहरादून में है और दूसरा दोस्तों जो बताया गया है वो गरुड़ घाटी चमोली में है, गरुड़ घाटी। और तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा हमारा कहाँ पर है, टिहरी में। लेकिन दोस्तों अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है, अगर मैं अभी वर्तमान की बात करूँ तो वर्तमान में हमारे पास 5 मुख्य भूकंप मापी केंद्र हैं। अगर इनकी मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यानी कि लोहाघाट में हो गया, लोहाघाट के अलावा आप याद रखेंगे पिथौरागढ़ में है, लोहाघाट पिथौरागढ़। इसके अलावा दोस्तों जोशीमठ में है, जोशीमठ, और कालागढ़ में है, कालागढ़। और साथ ही साथ खास बात याद रखने वाली है कि उत्तरकाशी में भी स्थापित किया जा रहा है और दूसरा रुद्रप्रयाग में भी स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी ये स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी हम लोग बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन और इसमें पूछा है 29वें क्वेश्चन में कि किस देश के सहयोग से उत्तराखंड के 3 बुग्यालों को स्कीइंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है ना। ये सतपाल महाराज जी के द्वारा दोस्तों ये अभी हाल ही में जो सुर्खियों में स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन देखो जापान है, सिंगापुर है, फ्रांस है, इटली है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांस। और एक और देश आप इसमें याद रखेंगे, दूसरा इसमें है जर्मनी। तो फ्रांस और जर्मनी इनकी वजह इनके सहयोग से किया जा रहा है। असल में दोस्तों जो फ्रांस और जर्मनी है यहाँ पर जो बुग्याल है ठीक इसी प्रकार से हमारे भी बुग्याल है, जैसे इनके बुग्याल है उसी प्रकार के बुग्याल है उत्तराखंड में भी। तो जो इनके जो विद्वान है, वैज्ञानिक हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग भी बुला रहे हैं क्योंकि उनको आइडिया है किस तरह से इन बुग्यालों को जो है विकसित किया जा सकता है। तो अगर मैं इन बुग्यालों की बात करूं, ये जो 3 बुग्याल हैं तो ये 3 बुग्याल आपको याद रखने हैं। ये तीनों चमोली के हैं। तो एक इसमें बुग्याल है गोरसो बुग्याल, और दूसरा इसमें बुग्याल है औली बुग्याल, और तीसरा इसमें बुग्याल है वेदनी। इन बुग्यालों को यहाँ पर दोस्तों किया जा रहा है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट था। बाकी हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा है और ये क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन भी। इसमें आपसे क्या पूछा है, देखो ये पूछ रहा है कि बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से किसका जो है बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से किस होगा, है ना, किस नाग शासकों का पता चलता है। तो बाड़ाहाट त्रिशूल लेख पूछा है जो हमारा दोस्तों उत्तरकाशी में, पहले तो ये चीज़ बता दूं, ये है उत्तरकाशी का। तो उत्तरकाशी का जो बाड़ाहाट त्रिशूल लेख है इसमें स्कंद नाग का है, विभु नाग का है, या गुणेश्वर नाग का है, या फिर गणपति नाग का है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये गुणेश्वर नाग है, ऐसे करके गुणेश्वर, है ना। तो आप लोग ऐसे लिख दीजिए गुणेश्वर नाग। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ही है। और ऑप्शन सी की अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करूँ, देखिए हमारे पास 2 आते हैं त्रिशूल लेख। एक तो आता है त्रिशूल लेख ये बाड़ाहाट वाला, बाड़ाहाट, और दूसरा त्रिशूल लेख आता है गोपेश्वर। और इन दोनों ही त्रिशूल लेखों से नाग राजवंशों का पता चलता है। अगर मैं बात करूं बाड़ाहाट त्रिशूल लेख की, तो ये जो बाड़ाहाट त्रिशूल लेख है दोस्तों, ये जो राजा गुहे है, राजा गुहे, तो ये राजा गुहेव का त्रिशूल लेख माना जाता है। तो इसमें एक तो राजा गुहेव का उल्लेख लेके बाड़ाहाट में, और दूसरा हमारे पास आ जाता है ये गुणेश्वर राजा। तो 2 राजाओं का मिलता है बाड़ाहाट में। बाकी अगर मैं बात करूं इस गोपेश्वर में, तो हमारे पास जो स्कंद नाग है इसका भी गोपेश्वर वाले में मिलता है। इसके अलावा जो विभु नाग है इसका भी इसी में मिलता है, और जो गणपति नाग है इसका भी गोपेश्वर में मिलता है। और साथ साथ एक और राजा याद रखेंगे अंशुनाग। तो जो अंशुनाग है
इस अंशुनाग का भी हमारे पास जो जिक्र मिलता है वो भी गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलता है। तो ये आपको कैटेगरी अलग अलग इसकी आनी चाहिए। और बाकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है, ये हमारा 6ठी शताब्दी का है ये गोपेश्वर लेख और बराड़ वाला। अगला देखिए, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन में देखिए विल्सन है, सुदर्शन शाह है, हेनरी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो भैया अपने जवाब देते रहें और अच्छे क्वेश्चन है इस पेपर में। बाद में दोस्तों अपने आप लोग अगर आप इसे सॉल्व कर पाएँ तो अपना थोड़ा सा नंबर भी बता दीजिएगा, कितने नंबर आपके इसमें आते हैं। देखिए मैं इसका राइट आंसर आपको बताने वाला हूँ। इसका राइट आंसर है विल्सन, और ये रटने वाला क्वेश्चन है, सीधा इसे याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, बाकी समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। 32वां क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो क्या पूछ रहा है, देखो आगे शब्द है उत्तराखंड, ये ध्यान देना है। बाकी चाय विकास बोर्ड एक दूसरा आता है, अल्मोड़ा चाय विकास बोर्ड। तो यहाँ उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड पूछ रहा है, पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा है। तो फरवरी 2002, फरवरी 2003, फरवरी 2004, फरवरी 2005। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरवरी 2004। अगर कभी पूरी डेट पूछे तो 12 फरवरी याद रखिएगा दोस्तों, 12 फरवरी को हुआ था। बाकी थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ यहाँ पर इसी चाय से। देखो ये तो कंप्लीट हो गया, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कब का है? तो 12 फरवरी 2004 का है। इसके अलावा यदि कभी आपसे पूछे उत्तराखंड चाय विकास परियोजना, उत्तराखंड चाय विकास परियोजना, तो उत्तराखंड चाय विकास परियोजना दोस्तों हमारी कब की है? 1993-94 की है। तो ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, अल्मोड़ा चाय विकास बोर्ड। तो अल्मोड़ा चाय विकास बोर्ड की गठन की बात करें तो ये हमारा दोस्तों 1996 का। बाकी उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड 12 फरवरी 2004 का है। आगे बढ़िए 33वें प्रश्न की ओर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूरोपीय मिशनरियों द्वारा बागवानी कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन देखिए 1861, 1869, 1871 या फिर 1875 में दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आप लोग भी अपने जवाब देते रहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1869। तो याद रखिएगा दोस्तों, रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें भी समझने वाली इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है। 34वां प्रश्न देखो कि किरातेश्वर पर्वत ये किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन में है चमोली में है, अल्मोड़ा में है, बागेश्वर में है या फिर चंपावत में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, यानी कि ऑप्शन डी चंपावत। बाकी दोस्तों ये जो पर्वत है ये किरातेश्वर पर्वत, इसी पर्वत के ऊपर एक मंदिर है और इस मंदिर का नाम है किरातेश्वर महादेव का मंदिर। और यहाँ से एक नदी भी गुजर रही है। तो अगर कभी इस पर्वत को पूछे किस नदी के तट पर है, तो रागिनी या फिर रंगिनी नदी के नाम से इसको जाना जाता है, रागिनी या रंगिनी नदी। तो इस नदी के साथ में ये बना हुआ है। 35वां क्वेश्चन देखिए, और 35वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन को उत्तराखंड में स्वरोजगार के अग्रणी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है? सोयाबीन के रूप में, मशरूम के रूप में, चना के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा आंसर है ऑप्शन बी मशरूम के रूप में, है ना। मशरूम गर्ल भी पूछ लेता है, तो दिव्या जो नेगी है उसे मशरूम गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखो 36वां, माधो सिंह भंडारी एकीकृत आदर्श ग्राम योजना। दोस्तों मेरी तरफ से रट लेना, ये क्वेश्चन होते हैं रटने वाले, तुरंत नोट करने वाले, जिसको एकदम से कॉपी में नोट करने पड़ते हैं। ऑप्शन देखिए, ए में देखिए 2014, 2015, 2016, 2017, 2017, 2018, 2019, 2020। और राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन सी है 2017, 2018। तो माधो सिंह भंडारी एकीकृत ग्राम आदर्श योजना हमारी इस। 37वां प्रश्न, 37वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। राज्यों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा है, मतलब सबसे ज्यादा जो एरिया है वो किस वन्यजीव अभ्यारण्य का है? तो ये दोस्तों आपको इसमें बताना है। और ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य है पहले में, दूसरे में है केदारनाथ वन्यजीव, तीसरा अस्कोट और चौथा है सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। फिलहाल जो राइट आंसर है बता दूं वो है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। बाकी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में चर्चा कर लेता हूं कि क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि जो गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 मार्च को हुई थी, 1 मार्च 1955 को। और किस जिले में पड़ता है गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य? तो ये पड़ता है उत्तरकाशी में दोस्तों, ये भी आप लोगों को मालूम ही होगा। दूसरी बात आती है कि जो गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हमारा नेशनल पार्क भी है। तो नेशनल पार्क ये कब बना? तो ये बना था 1980 में। तो 1980 में ये नेशनल पार्क बना। बाकी अभ्यारण्य का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो 485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है।
इसके अलावा दूसरी बात अगर हम लोग और बात करें तो इसी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से जो है हमारी रूपिन और सुपिन, तो दो ये जो नदियाँ हैं रूपिन सुपिन और प्लस इन्हीं दो से जो मिलकर बनती है टॉन्स, ये नदियाँ इसी पार्क से होकर प्रभावित मतलब बहती हैं। और साथ ही साथ जो गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य है इसी में दोस्तों हमारी एक झील भी है और ये झील है रूईसारा ताल। तो रूईसारा ताल भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। समझ गए आप? तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। बाकी अगला देखिए यहाँ पर बी में पूछा है कि केदार वन्यजीव अभ्यारण्य, तो जाहिर सी बात है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा है दोस्तों। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कब स्थापित हुआ, तो 1972 में इसको स्थापित किया गया था और ये 2 जिलों में फैला हुआ है। एक तो चमोली जिले में है, क्या हो गया ये मामला, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापना हमने देखा था 1972 और 2 जिलों में फैला हुआ है। एक तो हमारे पास चमोली याद रखना है और दूसरा दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में, भाई केदारनाथ नाम है तो रुद्रप्रयाग में भी होगा। तो चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। और दूसरी खास बात याद रखना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 957 वर्ग किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा है दोस्तों। इसके अलावा इसके 2 अन्य नाम आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा केदारनाथ वन्यजीव प्रभा, क्या मिलेगा, केदारनाथ वन्यजीव प्रभा, तो ये भी इसी का नाम है। और एक दूसरा नाम मिलेगा केदारनाथ कस्तूरी मृग अभियान, तो केदारनाथ कस्तूरी मृग अभ्यारण्य। दोस्तों जो कस्तूरी मृग है उनके लिए सबसे पहला जो प्रयास किया गया है वो इसी केदारनाथ अभ्यारण्य के माध्यम से किया गया था। बाकी अगला देखिए सी में पूछ रहा है कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर मैं अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करूं तो ये भी दोस्तों हमारा स्थापित हुआ था 1986 में, 1986 का है और ये हमारा पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। तो पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा दोस्तों इसकी एरिया की बात करें तो ये जो है लगभग 599.9 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये हमारा फैला हुआ है। अगला ऑप्शन डी में सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य की भी बात करें तो 1987 में 1987 में स्थापित हुआ है और सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा पौड़ी गढ़वाल में। क्षेत्रफल की बात करें तो ये दोस्तों 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और सारी डिटेल मैंने आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से दी है। हम लोग बढ़ेंगे आगे 38वें क्वेश्चन की ओर। और 38वां, भाई आप लोग नोट भी करते रहे यार, इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। निम्न में कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, टॉन्स नदी, गिरी नदी, सोंग नदी, आसन नदी। तो भाई टॉन्स नदी यानी कि आप अगर देखेंगे ये हमारी यमुना नदी आ रही है। तो यमुना नदी में दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले स्टेशन आता है कालसी, और जो कालसी है तो कालसी में इसकी एक सहायक नदी आती है सबसे इंपॉर्टेंट, और ये नदी है कौन सी, टोंस नदी। तो टोंस से भी यमुना की सहायक नदी। दूसरी है गिरी गंगा। गिरी गंगा दोस्तों ये हमारे हिमाचल प्रदेश से आती है खड़ा पत्थर से और आकर जो है ये यमुना नदी में मिल जाएगी। तो गिरी गंगा भी सहायक नदी है। इसके अलावा यहाँ पर बीच में एक नदी आती है आसन नदी, रामपुर मंडी के पास, रामपुर मंडी। तो रामपुर मंडी के पास इसकी आसन नदी आती है मसूरी वाले क्षेत्र से और ये आसन नदी इसमें मिल जाती है। आसन नदी को दोस्तों असमानवती नदी प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, असमानवती नदी, तो ये भी याद रखिएगा। तो सोंग नदी हमारी किसकी हो जाएगी? सोंग नदी है हमारी, आप लोग अगर देखेंगे जो हमारी गंगा नदी आती है तो गंगा नदी में हमारी सोंग नदी आ जाती है और ये हमारा संगम बना देती है रायवाला में। तो सोंग नदी सहायक नदी है दोस्तों हमारी गंगा नदी की, तो ये गलत हो जाता है इनमें से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कौन सा है 39वां, त्रिऋषि सरोवर निम्न में से किस ताल को कहा जाता है? भीमताल, हेमकुंड ताल, देवरिया ताल, नैनीताल। सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिऋषि सरोवर के नाम से हमारे नैनीताल को जाना जाता है। भाई 3 ऋषि थे, आप सभी लोग जानते हैं, अत्रि, पुलस्त्य और पुलह। इन तीनों के द्वारा भी दोस्तों इस नैनीताल के निर्माण की प्रक्रिया को माना जाता है। हमारे पास बाकायदा स्कंद पुराण में ये प्रक्रिया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें भीमताल की थोड़ी सी, तो हमारा जो भीमताल है, भीमताल से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो देखिए पहला तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि जो भीमताल है इसकी जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है, इस प्रकार से भीमताल। और दूसरी खास बात बताए तो 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ, एक पहाड़ी यहाँ पर है, एक पहाड़ी यहाँ पर है और एक पहाड़ी यहाँ पर है। इनमें से दोस्तों एक पहाड़ी है कारकोटिका पहाड़ी, याद रखिएगा कारकोटिका पहाड़ी भीमताल के पास है, कारकोटिका पहाड़ी। और दूसरी पहाड़ी है जो भीमताल की पत्नी थी हिडम्बा। तो हिडम्बा जो पर्वत है, हिडम्बा पर्वत भी नैनीताल में है और कारकोटिका भी नैनीताल में है। तो और भीमताल के बिल्कुल 3 उस पर इसको घिरा है। और इसके अलावा अगर हम लोग और थोड़ा सा भीमताल के बारे में चर्चा करें तो भीमताल दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसके बीचों बीच एक टापू भी बना हुआ है जो प्राकृतिक जो है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित टापू है। अगला यहाँ पर हमारे पास हेमकुंड है।
हेमकुंड की बात करें तो चमोली जिले में हमारे पास ये ताल है और दोस्तों 7 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है ना, चारों तरफ जो है 7 पहाड़ियाँ इसके। और इसी हेमकुंड से एक नदी निकलती है हेमगंगा भी, तो ये भी आप याद रखेंगे, या हेमगंगा या इसको भ्यूंडार नदी के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको लक्ष्मण गंगा भी कहा जाता है। बाकी दोस्तों अगर मैं ऑप्शन सी देवरिया ताल की बात करूं तो देवरिया ताल आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारा रुद्रप्रयाग जिले में है। और ख़ास बात से इस देवरिया ताल का एक जो नाम है इसे जानना बहुत ज़रूरी है, इसे इंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इंद्र सरोवर। ये एग्जाम आया हुआ है, इंद्र सरोवर। तो इंद्र सरोवर के नाम से इस देवरिया ताल को दोस्तों जाना जाता है। बाकी अगर कभी मंदिर भी आजकल पूछ रहा है तो इस देवरिया ताल के पास जो है निकट में तुंगनाथ मंदिर भी स्थित है, ये वाला भी आपको याद रखना है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 40वां क्वेश्चन। और 40वें क्वेश्चन में पूछा है कि उत्तराखंड के वर्तमान वन मंत्री कौन है। ऑप्शन में देखिए सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत, रेखा आर्य। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो सुबोध उनियाल जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर हरक सिंह रावत, इनके पास कोई मंत्रालय नहीं है। रेखा आर्य जी की बात करें तो रेखा आर्य के पास दोस्तों यहाँ पर जो महिला बाल विकास है, तो महिला बाल विकास रेखा आर्य जी के पास है। पर थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें सतपाल महाराज, इनके पास इंपॉर्टेंट विभाग है जो एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। पहला तो आपको याद रखना है कि जो पर्यटन वाला है, पर्यटन इनके पास है। पर्यटन मंत्रालय के अलावा दोस्तों पंचायती वाला इनके पास है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग, तो लोक निर्माण विभाग वाला मंत्रालय भी इनके पास है। इसके अलावा ग्रामीण निर्माण विभाग, ये भी दोस्तों इनके पास है। तो ये सारे के सारे जो विभाग है ये हमारे सतपाल महाराज। और साथ ही एक बात और भी याद रखिएगा, सिंचाई विभाग भी बल्कि इनके पास है, सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग, ये भी सतपाल महाराज जी के पास है। बाकी दोस्तों बढ़िए आगे 41वें क्वेश्चन की ओर। और 41वें क्वेश्चन में पूछा है कि भावकुंड किस जनपद में स्थित है। और ऑप्शन में आपके सामने है, ऑप्शन ए में है टिहरी जिला, ऑप्शन बी में पौड़ी गढ़वाल, सी चमोली और डी में है नैनीताल। तो अगर हम लोग दोस्तों भावकुंड की बात करें यहाँ पर, तो आपको याद रखना है जो भावकुंड है ये हमारा दोस्तों चमोली जिले में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और दूसरी बात खास बात याद रखना, ये दोस्तों हमारा कैसा है, गर्म जल कुंड भी है। अगर मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कुंडों की बात करूँ, जैसे चमोली के कुंडों की अगर मैं बात करता हूँ, तो चमोली में वैसे तो बहुत सारे कुंड हैं, लेकिन कुछ कुंड में जो यहाँ के ठंडे कुंड हैं उन पर बात करूँगा, शीत कुंड, ठंडे कुंडों। तो आपको याद रखना, एक है वैराज कुंड, वैराज कुंड दोस्तों ये हमारा चंपावत में। दूसरा है वैतरणी कुंड, वैतरणी कुंड भी चमोली जिले में है। अगला है वेदनी कुंड, तो वेदनी कुंड भी चमोली जिले में है। उर्वशी कुंड, उर्वशी कुंड भी चमोली जनपद में है। मानुषी कुंड, मानुषी कुंड भी चमोली जिले में, ये सारे के सारे चमोली जिले के। अगर हम लोग टिहरी की बात करें तो टिहरी में कौन कौन से हैं, तो टिहरी में आप लोगों ने सुना होगा, एक तो वशिष्ठ कुंड है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। एक दोस्तों बेताल कुंड है, बेताल कुंड ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक है सूर्य, वैसे सूर्य कुंड तो बहुत सारी जगह है, इसको याद ना करें तो अच्छा ही है। पौड़ी की बात करें तो पौड़ी में दोस्तों आपको याद रखना है ताराकुंड, तो ताराकुंड हमारे पास पौड़ी गढ़वाल में, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। बाकी बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 42वां क्वेश्चन। और 42वें क्वेश्चन में पूछा है कि राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन, वैसे ऑप्शन में दिया है, ए में देहरादून दे रखा, बी में हल्द्वानी, सी में आपका हरिद्वार और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देहरादून। तो रटने वाला क्वेश्चन है, बस इसे याद कर लीजिएगा। बाकी मैं बढ़ रहा हूँ आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 43वां, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तिमली संस्कृत पाठशाला का विकास किस जनपद में किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल। अगर मैं थोड़ा सा तिमली जो संस्कृत पाठशाला इसके इतिहास पर जाता हूँ, तो ये जो तिमली संस्कृत पाठशाला ये कोई आज की नहीं है दोस्तों, ये 1882 की है। और ख़ास बात याद रखनी है कि पहला इसको जो है, पहला गढ़वाल हिमालय का क्या कहा जाता है, संस्कृत स्कूल। तो पहला गढ़वाल हिमालय की ये संस्कृत स्कूल है, ये चीज़ याद रखनी है। एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पर याद रखें कि ये जो तिमली संस्कृत पाठशाला है, जब इसको बाद में पहले तो संयुक्त प्रांत के पास चले गया, फिर आज़ादी के बाद जो है 1952 में 1952 में दोस्तों इसमें ये देखो संस्कृत स्पेशल इसमें संस्कृत थी, लेकिन 1952 में इसमें फिर क्या कर दिया गया, अंग्रेजी को भी शामिल कर दिया गया था। और अगर हम इसके निर्माण की बात करें कि जो तिमली संस्कृत पाठशाला है, तो ये किसने, तो आप याद रखिएगा, एक हमारे शख्स थे बद्रीदत्त डबराल,
और दूसरे शख्स आप याद रखेंगे दामोदर डबराल। तो बद्रीदत्त डबराल और जो दामोदर डबराल है, इन दो के द्वारा दोस्तों हमारा पौड़ी में तिमले संस्कृत पाठशाला को स्थापित किया गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्तमान की, इसको जो है फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है, और ये पुनर्जीवित कब से शुरू किया जा रहा है? 2014 से। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि पुनर्जीवित इसे कब से किया जा रहा है। तो 2014 से फिर से अब इस तिमले संस्कृत पाठशाला को स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 44वां क्वेश्चन, और इस 44वें क्वेश्चन में पूछा है कि लियाकत अली का संबंध किस खेल से? ऑप्शन में देखिए क्रिकेट है, बॉक्सिंग है, जूडो है, बास्केटबॉल है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिंपल सा है, क्रिकेट से है लियाकत अली जी का संबंध। 45वां क्वेश्चन देखो, नंदघर योजना का संबंध किससे? महिलाओं से, आंगनबाड़ी से, स्वास्थ्य से, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों रटने वाले क्वेश्चन है, तो आंगनबाड़ी से है। नंदघर योजना आंगनबाड़ी, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा और रटते रहिएगा। 46वां प्रश्न देखो कि राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना कहां पर खोला गया? ऑप्शन में देखिए हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, काशीपुर। तो राइट आंसर है आपका देहरादून। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें और आपको बताऊं, ये तो हमारा हो गया राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना। अगर कभी क्वेश्चन आए इस प्रकार से कि कुमाऊं का, है ना, ये तो देहरादून गढ़वाल में, तो अगर कुमाऊं का पहला आया कि कुमाऊं का पहला जो ये आर्थिक अपराध थाना है ये कहाँ पर खोला गया, तो आप याद रखिएगा रुद्रपुर, उधम सिंह नगर में खोला गया। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड का पहला बाल मित्र पुलिस थाना। तो उत्तराखंड का जो पहला बाल मित्र पुलिस थाना है ये दोस्तों कहाँ पर खोला गया है? ये डालनवाला में खोला गया है, डालनवाला, और डालनवाला पड़ता है दोस्तों यानी कि दून, तो देहरादून में ही खोला गया है। अगली मैं बात करूं तो अगला आप लोग याद रखिएगा, एक अगला क्वेश्चन भी ऐसे बन सकता है जो ये पहला साइबर क्राइम पुलिस, तो पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ये कहाँ पर खोला जा रहा है? तो ये खोला गया है दोस्तों हमारा हरीश रावत जी के द्वारा खोला गया था 2015 में, और इसे भी गांधी रोड में यानी कि देहरादून में ही खोला गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इसे भी याद रखिएगा। 47वां क्वेश्चन देखिए आगे, उत्तराखंड की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 69 वर्ष, 70.6 वर्ष, 71 या इनमें से कोई नहीं। तो रटने वाला क्वेश्चन है, बी ऑप्शन राइट आंसर है, 70.6 वर्ष। बाकी दोस्तों आगे बढ़ूंगा 48वें क्वेश्चन में, और 48वें क्वेश्चन में पूछा है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। ऑप्शन में नैनीताल, चमोली, देहरादून या फिर अल्मोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, देहरादून जिला हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों चर्चा करूँ, देखिए आप लोगों को याद रखना है कि जो साक्षरता है, मैं सिर्फ साक्षरता दर पर ही चर्चा करूंगा, बाकी आप लोग पूरी जनगणना को पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगर मैं साक्षरता की बात करूं उत्तराखंड की, तो आप सभी को पता है कि उत्तराखंड की जो कुल साक्षरता है वो है कितनी? 78.82, यानी कि 78.82% है उत्तराखंड की। जिनमें अगर मैं बात करूं मेल की और दूसरी में अगर बात करूं फीमेल की, तो मेल की जो हमारे पास साक्षरता है वो मेल की साक्षरता है उत्तराखंड की 87.40%। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर फीमेल की, तो फीमेल की हमारी जो साक्षरता है उत्तराखंड की वो 70% है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं भारत की साक्षरता की बात करूं तो हमारे देश की साक्षरता कितनी है, यानी कि 73% है दोस्तों। हमारी देख लीजिए उत्तराखंड की कितनी ज़्यादा, हमारी 78 है, देश की 73 है। और देश में अगर मैं इसी तरह से मेल और फीमेल की भी बात करूं तो देश में मेल की जो साक्षरता है वो 80.9% है, और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल की देश में साक्षरता है 64.6%। यानी हम लोग इसमें देश में से भी आगे है, महिलाओं में भी आगे है। इसके अलावा एक क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि उत्तराखंड की जो है साक्षरता में भारत में कौन सा स्थान है, मतलब देश में स्थान कौन सा है उत्तराखंड का? तो आप लोगों को दोस्तों याद रखना है 17वां स्थान है साक्षरता में। अगर पूछे कि हमारे जो पुरुष है, पुरुष की साक्षरता में देश में कौन सा स्थान आता है, तो हमारे पुरुषों का आता है 13वां स्थान। और अगर पूछे महिलाओं का यानी कि फीमेल का देश में कौन सा स्थान है, तो फीमेल का है दोस्तों हमारा राज्यों में 20वां स्थान। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। बाकी थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि देहरादून की जो कुल साक्षरता कितनी है, तो देहरादून की याद रखिएगा 84.27 जो है प्रतिशत देहरादून की साक्षरता है।
बाकी दूसरे स्थान पर फिर नैनीताल की आती है 83.88%, ये नैनीताल की है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर चमोली की, तो चमोली की साक्षरता की तो 82% के आसपास चमोली की है। और सबसे कम उत्तराखंड में दोस्तों याद रखिएगा यूएस नगर की है, और यूएस नगर की मात्र जो है 73% है। ये मैंने उत्तराखंड के कुछ डाटा बताए जनगणना से जुड़े हुए। बाकी 49 में देखिए, देहरादून में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत किसके द्वारा की गई? त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर धामी या फिर हरीश रावत? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, तीरथ सिंह रावत। याद रखिएगा 2022 में जो है ये शुरुआत हुई है। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। 50वां क्वेश्चन देखिए, गणाद प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? जौनसारी, राजी, थारू या फिर बोक्सा? ये दोस्तों जौनसारी जनजाति से हैं और एक तरह से इनकी धार्मिक प्रथा है, धार्मिक से विश्वास से जुड़ी प्रथा है। 50 के बाद देखिए 51वां क्वेश्चन है, और 51 में पूछ रहा है कि निम्न में क्षेत्रफल से संबंधित असंगत है। तो नैनीताल 4251, अल्मोड़ा 3139, टिहरी 3624, हरिद्वार 2360। आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा है। तो इनमें से जो गलत हो जाएगा ऑप्शन सी, टिहरी का आपको याद रखना है, टिहरी का 36 और ये उल्टा कर देना 42, तो 3642 है टिहरी का। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। 52वां क्वेश्चन देखिए, 52वें क्वेश्चन में पूछा है कि व्यास गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? सुसवा का है, सोम का है, पूर्वी न्यार का है या फिर पश्चिमी न्यार का है? तो इनमें से दोस्तों आप लोग भी अपना जवाब देते रहें। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पूर्वी न्यार। तो पूर्वी न्यार को जो है व्यास गंगा का ये प्राचीन नाम है। बाकी जो हमारी जो पूर्वी न्यार है ये दोस्तों हमारी सहायक नदी है, गंगा नदी के ना, व्यास घाट में ये मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 53वां क्वेश्चन, और 53वें क्वेश्चन में पूछ रखा है निम्नलिखित में पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? भैरव घाटी को, वारसू घाटी, नीलांग या फिर उपयुक्त सभी? इनमें से जो राइट आंसर है वो नीलांग घाटी। देखो नीलांग और भैरव घाटी ये दोनों दोस्तों हमारी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। इसके अलावा जाडूंग घाटी भी उत्तरकाशी में, और हमारी वारसू घाटी ये भी दोस्तों हमारी उत्तरकाशी में पड़ती है। 54वां क्वेश्चन देखिए, 54वें में पूछा है कि कुमा बुरेला क्षेत्र ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, बस ये रटने वाला क्वेश्चन है। तांबा, सीसा, चूना पत्थर, सीमेंट, ये दोस्तों हमारा सीसा के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। 55वें क्वेश्चन में पूछा है कि उत्तराखंड का जो पंचायती राज अधिनियम है ये कब बना है? तो 4 अप्रैल 2016, 4 अप्रैल 2009, 6 जून 2009, 4 अप्रैल 2020। ये भी दोस्तों रटने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है 4 अप्रैल 2016 आपको याद रखना है। 56वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना कब की गई? ऑप्शन में 1914। देखो वन लाइनर है, रटने वाले हैं, तो इनमें ज़्यादा मैं कुछ आपको समझाऊंगा नहीं, सिंपल से याद रखना है कि 1966 में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान को जो है देहरादून में स्थापित किया गया था। अगला है 57वां, डांडा जो नागराजा मेला है ये कहाँ पर दोस्तों लगता है? तो ऑप्शन में देखो टिहरी है, अल्मोड़ा है, पौड़ी पूछरा है, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये पौड़ी गढ़वाल में है, और जो ये डांडा इसी के ऊपर दोस्तों नागराजा का मंदिर भी स्थित है, नागराज महादेवता का मंदिर। 58वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गुजड़ू आंदोलन के प्रणेता कौन थे? राम प्रसाद नौटियाल है, मुकुंदी लाल है, तारादत्त गैरोला है या फिर श्रीदेव सुमन? तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद नौटियाल। खासतौर से जो गुजड़ू है ये दोस्तों दक्षिण पौड़ी गढ़वाल में आता है, और इसी गुजड़ू में जो है इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी राम प्रसाद नौटियाल के द्वारा, और ये दोस्तों 1942 की बात है, 1942 में इन्होंने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। अगला देखिए 59वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? 1980, 1982, 1977, 1988। तो 1982 राइट आंसर है, और इसका जो संस्थापक थे वो दोस्तों सच्चिदानंद भारती जी थे। तो कौन थे? सच्चिदानंद भारती। और ये जो सच्चिदानंद भारती है दोस्तों, इन्होंने बाद में वनों के संरक्षण के लिए 1988 से उफरैखाल से एक जबरदस्त आंदोलन भी चलाया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी दोस्तों इन्हीं को सच्चिदानंद जी को 2011 में राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अंतिम क्वेश्चन देखिए मेरा उत्तराखंड विषय का 60वां क्वेश्चन, अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी व औषधालय का गठन कब किया गया? तो 1844, 1845, 1848 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1848 में। तो ये दोस्तों मैंने उत्तराखंड विषय के यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 40 वो आपके बीच लाए। बाकी जो आगे के बचे हुए क्वेश्चन हैं उस पर आपके बीच सुभाष सर आने वाले हैं। तो दोस्तों मैं लेता हूं आपसे विदा। तो तब तक के लिए दोस्तों अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है। और आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व और प्रकृति का जो एक महत्वपूर्ण त्यौहार है
हरेले की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप धूमधाम से हरेला मना रहे होंगे और वृक्षारोपण कार्य भी कर रहे होंगे। और दोस्तों आज हम इसमें आप बात करेंगे हिंदी वाले पोर्शन पर और जीएस वाले पोर्शन पर। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हिंदी वाले पोर्शन पर, या हिंदी करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया या कब निर्मित किया गया? तो आप लोग दोस्तों नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, जिनको जो आंसर आ रहा है दोस्तों आप लगातार कमेंट भी करते रहिए, ताकि आपकी चीज़ें दोस्तों, आप यदि उत्तर गलत भी होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको चीज़ें दोस्तों याद रहती हैं, बहुत लंबे समय तक वो चीज़ें स्थायी हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोग दोस्तों कमेंट भी करते रहिए जो भी आंसर आपको आ रहे हैं। पहला देखिए, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष निर्मित किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर है 1963 में। राजभाषा एक्ट दोस्तों बनाया गया 1963 में, और ये लागू दोस्तों हुआ था 1965 में। आपको ये ध्यान रखना है, बनाया गया था 63 में और लागू किया गया था दोस्तों 1965 में। और राजभाषा अधिनियम को दोस्तों किस आर्टिकल के तहत बनाया गया था? तो उसका राइट आंसर दोस्तों है हमारा 343 का खंड 3। इस आर्टिकल के तहत दोस्तों संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 में बनाया, और इसमें दोस्तों ये प्रावधान किया कि 1965 के बाद संघ की 2 राजभाषाएं होंगी, यानी केंद्र की 2 राजभाषाएं होंगी, अंग्रेजी और हिंदी। हिंदी तो दोस्तों आर्टिकल 343 में भी लिखा हुआ था, लेकिन इस राजभाषा एक्ट के माध्यम से हिंदी के साथ में दोस्तों अंग्रेजी को भी संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 1963। अगला देखिए, किसी भी देश के कामकाज के लिए स्वीकृत भाषा कहलाती है। तो किसी भी देश के या किसी भी राज्य सरकार के लिए दोस्तों जो उसके राजकाज की भाषा होती है, या जो उसके सरकारी कामकाज करने का जो माध्यम होता है, उसे दोस्तों कहा जाता है ऑप्शन डी राजभाषा। तो दोस्तों राजभाषा वो माध्यम है जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकारें अपना जो अपना कामकाज होता है या अपना राजकाज होता है जिसमें निपटाती हैं, उसे राजभाषा कहा जाता है। और राष्ट्रभाषा दोस्तों आप सभी को पता है, राष्ट्रभाषा का मतलब है किसी देश की भाषा या किसी राष्ट्र की भाषा। और वर्तमान में दोस्तों भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। संपर्क भाषा को दोस्तों लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं, और ये दोस्तों 2 लोगों के बीच की आम बोलचाल की भाषा होती है, यानी जिस भाषा में 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं उसे संपर्क भाषा या लिंगुआ फ्रैंका भी दोस्तों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी राजभाषा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है, या किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना था। जैसे देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं, ग्वालिन। ग्वालिन में दोस्तों उपसर्ग नहीं है बल्कि इसमें प्रत्यय है, ये दोस्तों बना है ग्वाला, और ग्वाला में इन प्रत्यय जोड़कर। ढोलक में दोस्तों, ढोलक में क प्रत्यय है या अक प्रत्यय है। अनमोल में दोस्तों देखिए, लिखावट में देखते हैं पहले। लिखावट में दोस्तों आवट प्रत्यय है, आवट प्रत्यय है। और अनमोल में दोस्तों प्रत्यय नहीं है बल्कि अनमोल में दोस्तों अन उपसर्ग है, और इसमें मोल मूल शब्द है। तो उपसर्ग किसमें है? उपसर्ग वाला दोस्तों हमारा एक ही शब्द है, अनमोल। ग्वालिन में प्रत्यय है, ढोलक में प्रत्यय है, लिखावट में प्रत्यय है, और उपसर्ग वाला एक ही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन सी अनमोल। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द या किस शब्द को स्त्रीलिंग या किसी शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय प्रयोग में नहीं किया जाता? तो आपको ये बताना था दोस्तों, जब किसी शब्द को हम स्त्रीलिंग बनाते हैं पुल्लिंग से, तो कुछ प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है जिनसे हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रत्यय नहीं है जिससे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे हम ईया की बात करते हैं दोस्तों, ईया से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन सकते हैं। जैसे बूढ़ा की बात करें तो बूढ़ा में दोस्तों यदि आप ईया प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा बुढ़िया। चूहा की बात करते हैं, चूहा में ईया प्रत्यय लगाओगे तो चूहिया बन जाएगा। तो अगला देखिए, आ की बात करते हैं दोस्तों, आ से भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे सुत की बात करें, सुत मतलब पुत्र होता है, इसी तरह से दोस्तों सुता का मतलब होता है पुत्री, तो यहाँ से बन सकता है। इमा की बात करें, इमा से भी दोस्तों जैसे बन सकता है लाल है, लाल से लालिमा बन जाता है, काला है, काला से कालीमा बन जाता है, तो स्त्रीलिंग इससे भी बनते हैं। त्व की बात करें दोस्तों, त्व से स्त्रीलिंग शब्द नहीं बनते बल्कि त्व से पुल्लिंग शब्द बनते हैं। जिन भी शब्दों के पीछे दोस्तों आपको त्व प्रत्यय मिलेगा वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे महत्व, बंधुत्व, स्त्रीत्व, पुरुषत्व,
इस प्रकार की दोस्तों जो चीज़ें मिलेंगी आपको, भ्रातृत्व, मातृत्व, हिंदुत्व, जिनके पीछे भी त्व प्रत्यय मिलेगा, वो शब्द दोस्तों पुल्लिंग शब्द का है, पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो त्व का प्रयोग दोस्तों, इस शब्द का, इस प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग बनाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, राम के बगैर श्याम में बगैर आपको बताना था कि बगैर क्या है। राम के बगैर श्याम, दोस्तों राम संज्ञा है, श्याम भी संज्ञा है, इनके बीच में दोस्तों संबंध बताने के लिए ये शब्द प्रयुक्त किया हुआ है बगैर। और इस बगैर का प्रयोग दोस्तों हमेशा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जब संबंध बताने के लिए किया जाता है तो कुछ न कुछ कारक शब्दों के साथ में किया जाता है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह दोस्तों क्या है, के है। तो राम के बगैर श्याम, तो ये के बगैर दोस्तों राम और श्याम के बीच में संबंध बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ऐसे शब्दों को दोस्तों कहा जाता है संबंधवाचक। क्या कहा जाता है, संबंधवाचक। और संबंधवाचक शब्द दोस्तों देखिए विकल्प में क्या सही होगा, आप देखिए, क्रिया विशेषण तो होगा नहीं, संज्ञा होगा नहीं, विशेषण होगा नहीं। तो सही उत्तर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द। क्योंकि अविकारी शब्दों के दोस्तों 4 भाग होते हैं और संबंधवाचक दोस्तों उसी में आता है। कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक और हमारा विस्मयवाचक और समुच्चय बोधक या समुच्चयवाचक आप बोल सकते हैं। ये 4 प्रकार दोस्तों होते हैं अविकारी के, और संबंधवाचक दोस्तों इसी में आता है अविकारी में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अविकारी शब्द। अगला देखिए, इनमें से किस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है। इनमें से किस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है। देखिए जैसे क्या बोलना चाह रहा है, दिन का अर्थ देखते हैं। दिन का अर्थ दोस्तों होता है दिवस, दीन का अर्थ होता है गरीब, बिल्कुल सही है। द्वीप, द्वीप, द, आधा और वो में छोटी की मात्रा और प, इसका अर्थ दोस्तों हाथी होता है। और द्वीप का अर्थ होता है टापू, बिल्कुल सही है। अभिज्ञ का मतलब दोस्तों होता है जानकार, और अविज्ञ का मतलब दोस्तों होता है मूर्ख, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अवधि, अवधि का मतलब होता है दोस्तों समय सीमा, अवधि का मतलब समय सीमा। और जो ये अवधि लिखा हुआ है इसका अर्थ दोस्तों होता है एक प्रकार की बोली, ये पूर्वी हिंदी की बोली है, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर दोस्तों ये गलत हो गया है। अवधि का मतलब होना चाहिए था पहले समय सीमा, और फिर अवधि का बाद में होना चाहिए था दोस्तों एक भाषा। तो यहाँ पर क्रम में थोड़ा दिक्कत हो गई है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अवधि, समय सीमा पहले होना चाहिए था, और जो बाद वाला अवधि है दोस्तों इसका अर्थ होना चाहिए था एक भाषा या एक बोली। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये गलत है। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन, तुलसीदास ने कहा कि विनाशकाल के समय मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, संरचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कहा है, यहाँ पर तक एक उपवाक्य है, और विनाशकाल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है यह दूसरा उपवाक्य है। और दोस्तों ये की समुच्चय बोधक के वहाँ से जुड़े हुए हैं। ये की दोस्तों जो है ये हमारा समुच्चय बोधक शब्द है, और की का प्रयोग दोस्तों होता है व्याधिकरण के अंदर, और व्याधिकरण वाले सभी वाक्य दोस्तों कहाँ पर आते हैं, मिश्र वाक्य में आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, दीर्घायु भव उपयुक्त वाक्य में अर्थ के आधार पर दोस्तों किस प्रकार का ये वाक्य है। दीर्घायु भव का मतलब है कि दीर्घायु रहो या लंबी उम्र तक जियो। तो इस प्रकार का दोस्तों जब इस दीर्घायु भव का प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रयोग हम करते हैं इच्छा जताने के लिए या किसी को आशीर्वाद देने के लिए। तो इच्छा, आशीर्वाद और आशा, जब कोई इच्छा की जाए या जब कोई आशीर्वाद दिया जाए, दीर्घायु भव, जीते रहो, आयुष्मान भव, तो इस प्रकार की सारी चीज़ें दोस्तों कहाँ पर आती हैं, हमारी इच्छावाचक वाक्य के अंदर आती हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो दीर्घायु भव में एक प्रकार की इच्छा या एक प्रकार की आशा या आशीर्वाद दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, इच्छावाचक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है। विराम चिन्ह कौन सा नहीं है। ऑप्शन ई निर्देशक चिन्ह, दोस्तों उसको डैश भी बोलते हैं, ये विराम चिन्ह है। कोष्ठक आपको पता ही है, ये भी विराम चिन्ह है। हंस पद की बात करें दोस्तों, उल्टा वी की तरह होता है ये, इसे त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है, ये भी विराम चिन्ह है। विसर्ग की बात करें दोस्तों, विसर्ग विराम चिन्ह नहीं है। विसर्ग एक प्रकार का दोस्तों स्वर के अंदर आता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, विसर्ग विराम चिन्ह नहीं है। निर्देशक चिन्ह डैश विराम है, कोष्ठक ब्रैकेट विराम है, हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह दोस्तों विराम चिन्ह है, विसर्ग विराम चिन्ह नहीं है। 16वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, इसका चयन कीजिए। तो इनमें से दोस्तों आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है, उनकी एक पुत्री है, ऑप्शन ए इसका शुद्ध वाक्य है, और अन्य दोस्तों जो सभी विकल्प हैं वो गलत हैं। अगला देखिए, आकाश कुसुम होना। आकाश कुसुम होना दोस्तों मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तारे दिखाई देना,
बहुत ऊंचा होना, असंभव बात होना या फूल से स्वागत करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है हमारा ऑप्शन सी, असंभव बात होना। अगला देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला शासक जिसे परम भट्टारक, ये दोस्तों उत्तराखंड का आ गया है, तो उत्तराखंड दोस्तों हिंदी पर यहाँ पर होगा, हिंदी का ये थोड़ा गलती हो गई है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं हैं? तो आपको ये बताना है किस विकल्प के जो सभी शब्द हैं वो पर्यायवाची नहीं हैं या जो एक समान अर्थ वाले शब्द नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? देखिए, पत्थर, पाषाण, अश्म, ये दोस्तों समानार्थी शब्द हैं सभी आपस में। पर्वत, शैल और अद्रि, ये भी दोस्तों समानार्थी शब्द हैं। खग, विहग और नभचर, ये भी दोस्तों पर्यायवाची शब्द हैं, पक्षी के हैं ये। और धनुष, कोदंड और विषक की बात करें दोस्तों, ये हमारा इसका सही उत्तर है। धनुष और कोदंड दोस्तों दोनों पर्यायवाची होते हैं धनुष के। और विषक की बात करें दोस्तों, ये पर्यायवाची होता है किसका? तीर का। तीर आपने दोस्तों धनुष और तीर बाण वाला जो तीर है वो है ये। तो ऑप्शन ए हमारा दोस्तों गलत है। इसके सभी शब्द दोस्तों समानार्थी नहीं हैं, बल्कि जो विषिक शब्द है ये तीर का समानार्थी शब्द है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, धनुष, कोदंड और विषिक। और सभी दोस्तों जितने भी युग्म हैं ये सारे आपस में पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, झर झर आंसू बहे, बह उठे भर भर लाए मेह, हर हर मैं कहने लगी, थर थर कांपी देह। उपयुक्त पंक्तियों में दोस्तों आपको अलंकार बताना है। तो इसमें अलंकार कौन सा होगा? देखिए, झरझर आंसू बह उठे, यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे होंगे कि एक शब्द की आवृत्ति दो दो बार आपको दिखाई दे रही है। जैसे झरझर 2 बार हुआ है, भर भर 2 बार हुआ है, हर हर 2 बार है और थर थर भी 2 बार है। और इन शब्दों का दोस्तों एक ही अर्थ है। ये रिपीट तो हो रहे हैं, जैसे झरझर रिपीट हो रहा है, लेकिन दोस्तों इनका दोनों झर का अर्थ एक ही है। भर भर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों इनका अर्थ एक ही है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का पैटर्न है कि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है 2 बार, लेकिन उनके अर्थ एक ही हैं। तो ऐसे में दोस्तों हमारा अलंकार होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ऑप्शन डी। यदि यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति 2 बार होती लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता, तब वहाँ पर दोस्तों हमारा अलंकार होता यमक अलंकार। तो यहाँ पर दोस्तों जब पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन अर्थ एक ही है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, किस शब्द युग्म का अर्थ क्रमशः बिल्कुल नया और नाट्य क्रीड़ा है? बिल्कुल नया और नाट्य क्रीड़ा। दोस्तों बिल्कुल नया के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं क्या? अभिनव। अभिनव का मतलब होता है बिल्कुल नया, और नाट्य क्रीड़ा के लिए दोस्तों आता है अभिनय। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनव और अभिनय। दोस्तों ये बिल्कुल नया और नाट्य क्रीड़ा के लिए दोस्तों प्रयुक्त हमारे शब्द युग में हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब दोस्तों चलते हैं अपने जीएस वाले पोर्शन में। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जीएस में भी। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत क्या है? हड़प्पा रावी नदी, वनमाली रंगोई नदी और लोथल दाशक नदी और आलमगिरी दोस्तों हिंडन या आलमगीरपुर हिंडन नदी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा क्या है? लोथल। लोथल दोस्तों हमारा कहाँ पर किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है, और ये दोस्तों गुजरात में स्थित है, ये आपको पता होगा। और सिंधु सभ्यता का दोस्तों ये सबसे बड़ा दोस्तों एक प्रकार का बंदरगाह शहर भी माना जाता था। तो लोथल इसका सही उत्तर है। लोथक का दोस्तों होना चाहिए था, लोथल का हमारा भोगवा नदी। अगला देखिए, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, महावीर स्वामी ने या महावीर जैन ने, जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उन्होंने दोस्तों अपने अधिकांश उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और महात्मा बुद्ध ने दोस्तों जो अपने उपदेश दिए थे अधिकांशतः, वो कहाँ दिए, वो किस भाषा में दिए थे? तो उसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा क्या? पाली। तो महात्मा बुद्ध आएगा तो पाली आंसर होगा। यदि महावीर जैन आएगा तो दोस्तों आंसर होगा प्राकृत। अगला देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो पुर्तगालियों ने पहली कोठी दोस्तों आपने स्थापित की थी कोचीन में, और दूसरी कोठी दोस्तों इन्होंने खोली थी कन्नूर में। और कन्नूर और कोचीन दोस्तों दोनों ही ये पड़ते हैं केरल में। तो पहली कोठी कोचीन में पुर्तगालियों ने, और दूसरी कोठी दोस्तों इन्होंने स्थापित की थी कन्नूर में। अगला देखिए, राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने वाला शासक था। राजधानी आगरा से दोस्तों दिल्ली ले जाने वाला शासक कौन था? ये हमारा इसका राइट आंसर है शाहजहां। शाहजहां दोस्तों राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया था। और कुछ चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए दोस्तों। और आगरा को राजधानी बनाने का श्रेय जाता है सिकंदर लोदी को। और अकबर ने भी दोस्तों आगरा के आसपास जो जगह थी फतेहपुर सीकरी में, यूपी में फतेहपुर सीकरी में दोस्तों राजधानी स्थापित की थी। तो अकबर दोस्तों राजधानी ले गया था फतेहपुर सीकरी में। और
दोस्तों जो बाबर है, बाबर ने भी अपनी राजधानी आगरा में रखी थी, आपको पता होना चाहिए। और शाहजहां ने दोस्तों आगरा से राजधानी निकाल कर दोस्तों दिल्ली में स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है हमारा ऑप्शन बी, शाहजहां। और शाहजहां दोस्तों राजधानी आगरा से लेके आया था कहाँ पर? दिल्ली में। अगला देखिए, द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं, तो द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों हमारे मैकियावेली जी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और इस पुस्तक की दोस्तों तुलना की जाती है अर्थशास्त्र से। किससे? अर्थशास्त्र से, जो कि दोस्तों लिखी गई है चाणक्य द्वारा। कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई दोस्तों रचना है अर्थशास्त्र, और इसी से तुलना की जाती है द प्रिंस की, और ये पुस्तक है दोस्तों मैकियावेली की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, उत्तर हिमालय में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो उत्तर भारत में दोस्तों जो शिवालिक के सहारे फैला हुआ दोस्तों जो मैदान है उसे कहा जाता है भावर। भावर, यह आपको पता होगा। सबसे पहले दोस्तों हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय की 3 दोस्तों हमारी इस प्रकार की श्रृंखलाएं आपको दिखाई देती हैं। सबसे ऊपर है बृहद हिमालय या महान हिमालय, बीच में है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और सबसे लास्ट में है दोस्तों शिवालिक या उप हिमालय भी इसे कहा जाता है। और शिवालिक के दोस्तों नीचे जो हमारा मैदान है उसे कहा जाता है भाबर। और भाबर के बाद दोस्तों आता है कौन सा? हमारा बांगर। और बांगर के बाद दोस्तों आता है खादर। खादर सबसे उपजाऊ माना जाता है। खादर दोस्तों, खादर में हर साल नदियां अपना जलोढ़ लेके आती हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, भाबर। अगला देखिए, हिमालय फ्रंट फॉल किसके मध्य स्थित है? HFF इसे कहा जाता है, हिमालय फ्रंट फॉल। ये दोस्तों स्थित है शिवालिक हिमालय और गंगा के मैदान के बीच में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हिमालय फ्रंट फॉल पाया जाता है शिवालिक हिमालय और गंगा हिमालय के बीच में। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में दोस्तों जो हमारा फॉल्ट है या भ्रंश है उसे कहा जाता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट या MCT। और जो मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय के बीच में दोस्तों पाया जाता है MBT या मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये ध्यान रखना है। और शिवालिक हिमालय और गंगा हिमालय के बीच में दोस्तों पाया जाता है HFF या हिमालयन फ्रंट फॉल। अगला देखिए 68वां क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किन को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा दोस्तों जोड़ता है किन को? श्रीनगर को लेह से। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तट सीमा से लगे हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है हमारा ऑप्शन डी, 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से लगे हैं। और यदि इन राज्यों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उसके बाद केरल, फिर तमिलनाडु। पूर्वी तट की ओर आएंगे तो तमिलनाडु, फिर हमारा आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल। तो 8 राज्य हैं दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये दोस्तों तट सीमा बनाते हैं। और इसके अलावा 4 हमारे यूटी ऐसे हैं जो तट सीमा बनाते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन और दीव तथा दादर नागर हवेली। दोस्तों ये 4 यूटी ऐसे हैं जो तट सीमा बनाते हैं और 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। और सबसे लंबी तटीय सीमा की बात करें दोस्तों वो लगती है किसकी? गुजरात की। सबसे लंबी गुजरात की है और सबसे छोटी दोस्तों किसकी है? गोवा की है। यूटी की बात करें, यूटी में दोस्तों सबसे लंबी लगती है अंडमान निकोबार की। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए 70वां क्वेश्चन, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गुरु शिखर पर्वत चोटी हमारे स्थित है कहां पर? राजस्थान में। और इसकी दोस्तों हाइट की बात करें ये 1722 मीटर ऊंची है। 1722 मीटर ऊंची दोस्तों ये है। यदि इसकी फिट में ऊंचाई पूछी जाती है तो इसकी फिट में ऊंचाई दोस्तों है 5676 फिट है ये, और मीटर में है 1722। और कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान के सिरोही जिले में, और सिरोही जिले के दोस्तों माउंट आबू में ये पड़ती है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला देखिए, चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है। चपचार कूट त्योहार दोस्तों मनाया जाता है कहाँ? हाँ जी, तो चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है किस राज्य में? ऑप्शन डी, मिजोरम में। तो इसका सही आंसर दोस्तों मिजोरम होगा। ऑप्शन डी इसका सही है। तो आपको दोस्तों ये याद होना चाहिए, मिजोरम इसका सही आंसर है। चपचार कूट त्योहार ये नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है और ये मनाया जाता है दोस्तों मिजोरम में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, बिस्मिल्लाह खां, शहनाई,
ये यहाँ पर दोस्तों आपको वादकों के नाम दिए गए हैं और उसके आगे दोस्तों इनके वादक जो वाद्य यंत्र हैं वो लिखे गए हैं। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई से, आपको पता होगा। ऑप्शन बी देखिए हरिप्रसाद चौरसिया, इनका संबंध बांसुरी से है, बिल्कुल सही है। एस बालचंदन दोस्तों वीणा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखिए पन्नालाल घोष, ये पन्नालाल घोष दोस्तों यहाँ पर सरोद नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये दोस्तों बजाते हैं क्या, बांसुरी। तो ये बांसुरी वादक हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी इसका सही विकल्प है। अगला देखिए पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई। राष्ट्रीय आपातकाल यानी दोस्तों आर्टिकल 352 की बात आपको पूछी जा रही है। तो पहली बार 352 का प्रयोग दोस्तों कब किया गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1962 में। 1962 में दोस्तों पहली बार आर्टिकल 352 लगाया गया था और इसकी एग्जैक्ट दोस्तों डेट थी 26 अक्टूबर 1962 और भारत चीन युद्ध के समय दोस्तों ये आपातकाल लगाया गया था। इसके बाद दूसरी बार दोस्तों आपातकाल लगाया गया था 3 दिसंबर, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 3 दिसंबर 1971 को, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और बांग्लादेश दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम जब चला था, तो 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। और तीसरी बार दोस्तों, तीसरी और अंतिम बार आपातकाल लगाया गया था 25-26 जून की रात्रि की बात है ये 1975 को। तो 3 बार आपातकाल लग चुका है। तो आपको डेट भी याद रखनी है, 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के टाइम में और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा था। दूसरी बार लगा था 3 दिसंबर 1971 को, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और ये भी बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया था। और तीसरी बार दोस्तों लगा था 25 जून 1975 को और इसको लगाया गया था दोस्तों इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा सही है। अगला देखिए भारतीय संविधान में अंतर्गत कि वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किस में निहित होती है, आपको ये बताना है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति दोस्तों निहित होती है प्रधानमंत्री में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और यदि आपको पूछा जाए दोस्तों जो नाम मात्र की जो शक्ति है वो किस में निहित है, तो नाम मात्र की शक्ति दोस्तों पाई जाती है किस में, राष्ट्रपति में। और ऐसा दोस्तों लिखा हुआ है आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि जो संघ है या जो केंद्र सरकार है उसकी जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति या तो खुद या अपने दोस्तों जो उसके अधीनस्थ हैं उनके माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग करेगा। तो वास्तविक की बात करेंगे तो दोस्तों वास्तविक तो प्रधानमंत्री में होती है, हम संसदीय परंपरा में हैं। तो संसदीय व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं, एक तो नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। भारत की बात करें, भारत की दोस्तों जो संघ सरकार है वहाँ पर जो नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में है और जो वास्तविक है दोस्तों वो प्रधानमंत्री में है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए 75वां क्वेश्चन, किस देश से मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। और आर्टिकल की बात करें दोस्तों, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, 12 से लेकर दोस्तों 35 तक और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और कितने मौलिक अधिकार हैं, तो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या दोस्तों कितनी है, 6 है। 6 मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा था, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक की बात करें या मनी बिल की बात करते हैं तो मनी बिल दोस्तों कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और मनी बिल की बात करें दोस्तों, मनी बिल का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 110 में। तो अनुच्छेद 110 में मनी बिल की परिभाषा है और मनी बिल को दोस्तों पेश किया जाता है लोकसभा में। और धन विधेयक की दोस्तों जो परिभाषा है या धन विधेयक की पहचान का जो कार्य है वो दोस्तों होता है लोकसभा अध्यक्ष का। ये भी आपको पता होना चाहिए कि धन विधेयक को कौन पहचानता है या कौन डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 77वां, स्वतंत्रता की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर है दोस्तों लिबर्टी, ऑप्शन सी। लिबर्टी से दोस्तों हमारी स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला देखिए, मुद्रास्फीति यानी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। मुद्रास्फीति का मतलब दोस्तों होता है कि मार्केट में दोस्तों जो हमारा धन है या करेंसी है उसका फ्लो ज़्यादा है। तो ऐसा आप कम कैसे होगा, मुद्रास्फीति का मतलब है कैश फ्लो ज़्यादा है तो आपको कैश फ्लो कम करना होगा। तो सरकार दोस्तों कैश का फ्लो कम करती है रेपो रेट में वृद्धि करके। रेपो रेट में वृद्धि करके दोस्तों क्या होगा, रेपो रेट का मतलब होता है जिस दर पर दोस्तों आरबीआई बैंकों को लोन देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। यदि रेपो रेट में वृद्धि हो जाएगी दोस्तों फिर क्या होगा, बैंकों को जो लोन मिलेगा वो महंगा मिलेगा।
बैंकों को लोन महंगा मिलेगा तो वो अपने ग्राहकों को महंगा लोन देंगे, और महंगा लोन देंगे तो दोस्तों जो कस्टमर हैं बैंकों के, वो ऋण लेने के लिए हतोत्साहित होंगे, यानी ऋण नहीं लेंगे, और नहीं लेंगे तो दोस्तों मार्केट में जो कैश का फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो रेपो रेट में दोस्तों वृद्धि की जाती है मुद्रास्फीति को रोकने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष दोस्तों कौन थे? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अरविंद पनगड़िया दोस्तों नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। तो कुछ प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नीति आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर हुआ था? तो योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। योजना आयोग को हटाया गया था और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष दोस्तों होता है भारत का प्रधानमंत्री, और इसका एक उपाध्यक्ष भी होता है। तो पहले उपाध्यक्ष यानी जब 1 जनवरी 2015 को इसको स्थापित किया गया था, तब इसके पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे अरविंद पनगड़िया। और अध्यक्ष कौन रहे होंगे पहले अध्यक्ष? तो पहले अध्यक्ष दोस्तों 2015 में ये बना है, और 2015 में प्रधानमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी जी थे। तो इसके पहले अध्यक्ष भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। और उपाध्यक्ष की बात करेंगे, उपाध्यक्ष कौन था? पहला अरविंद पनगड़िया। और पहले सीईओ की बात करेंगे, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी दोस्तों इसके पहले थे सिंधु श्री खुल्लर। ये दोस्तों महिला थी और ये पहली सीईओ थी नीति आयोग की। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अध्यक्ष वही होते हैं जो प्रधानमंत्री होता है, यानी नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष की बात करेंगे दोस्तों, उपाध्यक्ष वर्तमान में हैं सुमन बेरी। सुमन बेरी जी दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसके सीईओ दोस्तों वर्तमान में हैं परमेश्वरन अय्यर। ये भी आपको ध्यान रखना है, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर दोस्तों इसके क्या हैं? वर्तमान में सीईओ हैं। तो अध्यक्ष वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी, और दोस्तों इसके जो सीईओ हैं वो हैं परमेश्वरन अय्यर। अगला देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY भी दोस्तों इसे कहा जाता है, इसकी शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। और इस दिन जयप्रकाश नारायण का दोस्तों जन्मदिन होता है। उसी दिन 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों, जो सांसद हैं यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो क्या करेंगे 2019 तक, 2014 में ये बनाया गया था कि 2019 तक वो 3 गांवों को दोस्तों अडॉप्ट करेंगे और उसका विकास करेंगे। उसका सभी प्रकार का, जितने प्रकार का दोस्तों विकास हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो भी चीज़ें हैं वो करने का प्रयास करेंगे। और 2024 तक 8 गांवों का दोस्तों वो क्या करेंगे, 8 गांवों को गोद लेंगे और उसका दोस्तों विकास करने का प्रयास करेंगे। तो इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 2014। 22 जनवरी 2015 की बात करें, इस दिन दोस्तों प्रधानमंत्री जो हमने शुरुआत की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। और 28 अगस्त 2014 को दोस्तों शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1 जुलाई 2015 को दोस्तों शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री ने की थी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की। तो 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना, और 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की दोस्तों शुरुआत की गई थी। अगला देखिए, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो आरबीआई की स्थापना दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही है, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। और हिल्टन यंग आयोग दोस्तों स्थापित किया गया था 1926 में। 1926 में इसका दोस्तों ईयर भी पूछा जा सकता है। और इसका दोस्तों जो रियल नाम था वो था रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी, रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी दोस्तों इसका नाम था, हिल्टन यंग आयोग का। और इसको स्थापित किया गया था 1926 ईस्वी में। तेंदुलकर समिति दोस्तों आपको पता होगा ये गरीबी से संबंधित है। कस्तूरी रंगन समिति का संबंध दोस्तों है शिक्षा नीति से। मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा सुधार से या इरडा की स्थापना से, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला देखिए, भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी थी? तो भारत की पहली स्मार्ट सिटी दोस्तों मानी जाती है भुवनेश्वर, ऑप्शन ए। और ये दोस्तों पड़ता है कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला देखिए, कहाँ से आकलवुड जीवाश्म पार्क या कहाँ पर आकलवुड जीवाश्म पार्क स्थापित किया गया है? तो ये करंट का प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान में ये स्थापित किया गया है। और दोस्तों आपको पता होगा भारत में एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है जीवाश्म नेशनल पार्क या फॉसिल्स नेशनल पार्क।
जीवाश्म या फॉसिल्स नेशनल पार्क, और दोस्तों ये पड़ता है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में दोस्तों एक जगह पड़ती है घुघुआ, ये घुघुआ में है, घुघुआ नेशनल पार्क, या दोस्तों इसे घुघुआ जीवाश्म नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये ज़िले में पड़ता है दोस्तों डिंडौरी ज़िले में, इसका ज़िला है डिंडौरी ज़िला मध्य प्रदेश। तो डिंडौरी ज़िला मध्य प्रदेश में पड़ता है जीवाश्म नेशनल पार्क, और ये भारत का दोस्तों एकमात्र अपने प्रकार का जीवाश्म नेशनल पार्क है। और दूसरा दोस्तों अब बनाया जा रहा है राजस्थान में आकलवुड जीवाश्म पार्क नाम से। अगला देखिए, भारतीय वन रिपोर्ट कितने वर्षों में जारी की जाती है? तो भारतीय वन रिपोर्ट दोस्तों जारी की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और इसको जारी करने वाली दोस्तों जो संस्था है उसका नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया या FSI या भारतीय वन सर्वेक्षण। इसका हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, देहरादून में है। आपको पता होगा जो देहरादून वाले हैं, ये देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है भारतीय वन सर्वेक्षण का। और इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी 1 जून, आपको ये भी ध्यान रखनी है, 1 जून 1981 को। तो FSI की स्थापना 1 जून 1981 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसका देहरादून में है। और पहली दोस्तों जो वन रिपोर्ट है वो जारी की गई थी 1987 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली 1987 में जारी की गई, फिर हर 2-2 साल में ये जारी की जाती है। और अभी लेटेस्ट जो दोस्तों रिपोर्ट है वो 2021 में जारी की गई है, 2021 की वन रिपोर्ट। तो हर 2 साल में आती है, पहले 1987 में जारी की गई। कौन करता है? FSI करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देहरादून में है। FSI की स्थापना आएगी तो 1 जून 1981 में की गई। और लेटेस्ट रिपोर्ट दोस्तों है 2021 की। और एक खास बात और है दोस्तों, भारतीय वन रिपोर्ट जो है इसका जो ऑफिशियल नाम है वो ISFR है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ISFR इसे कहा जाता है, इंडियन स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ISFR या इंडियन स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसको कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान दोस्तों इतनी रखनी है। अगला देखिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कब समझौता हुआ था? तो आर्द्र भूमि के लिए दोस्तों जो समझौता हुआ था, बहुत ही ऐतिहासिक समझौता है, वो हुआ था 2 फरवरी 1971 को। और कहाँ पर हुआ था ये दोस्तों समझौता? हुआ था ईरान में था, ये ईरान में जगह है। और इसका नाम है दोस्तों क्या? इसका नाम है रामसर। रामसर में दोस्तों ये कन्वेंशन हुआ था कब? 2 फरवरी 1971 में, 1971 में। और इसी 2 फरवरी की याद में दोस्तों हम मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है या वर्ल्ड वेटलैंड डे है, ये दोस्तों मनाया जाता है 2 फरवरी को, क्योंकि इसी दिन 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन आयोजित किया गया था ईरान के शहर में। और इस रामसर सम्मेलन का दोस्तों जो संबंध है वो है आर्द्र भूमि से या वेटलैंड से। और आर्द्र भूमि का मतलब दोस्तों होता है जहाँ पर दोस्तों कीचड़ वाली दोस्तों जो जगह होती है, दलदली जो भूमि होती है, उसे आर्द्र भूमि कहा जाता है। और इस प्रकार की भूमि में दोस्तों जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कई प्रकार के कीड़े मकोड़े, वनस्पतियाँ और प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। तो इनका दोस्तों संरक्षण किया जाता है रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो अगला देखिए 86वां क्वेश्चन, आईसी चिप्स बनी होती है। आईसी चिप्स दोस्तों बनी होती है किसकी? सिलिकॉन की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, सिलिकॉन की आईसी चिप्स बनाई जाती हैं। अगला देखिए, और इसका प्रयोग दोस्तों होता है कंप्यूटर में। निर्वात नली का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? निर्वात नली, इसे वैक्यूम ट्यूब भी कहा जाता है, इसका प्रयोग दोस्तों किया गया था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों इस्तेमाल किया गया था ट्रांजिस्टर का, यह आपने सुना ही होगा। तीसरी पीढ़ी के दोस्तों कंप्यूटर हैं उनमें इस्तेमाल किया गया था आईसी चिप्स का। चौथी 5वीं के बाद दोस्तों LSI, VLSI, ULSI दोस्तों इनका प्रयोग होने लगा है। तो पहली में निर्वात नली, दूसरी में ट्रांजिस्टर और तीसरी में दोस्तों आईसी चिप्स का प्रयोग किया जाने लगा था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा? तो कार्बन न्यूट्रल का मतलब है दोस्तों जहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन ना के बराबर हो या उतना ही हो जितना को दोस्तों संतुलित किया जा सके, यानी उतना किया जाए जितना दोस्तों उस क्षेत्र की दोस्तों जो ऑक्सीजन है उसको संतुलित कर दे। तो कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि कार्बन के मामले में संतुलित स्थल। तो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन सी, लेह हवाई अड्डा। लेह हवाई अड्डा दोस्तों भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा। ऐसी घोषणा दोस्तों की है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दोस्तों कहा जाता है इंग्लिश में AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी 1995 में, 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पड़ता है नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या AAI का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, स्थापना 1995 में। और इसने घोषणा की है कि जो हमारा लेह हवाई अड्डा है ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा। अगला देखिए 2024 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है हमारा ऑप्शन बी, पेरिस में। पेरिस में दोस्तों ये आयोजन किया जाएगा। और ये दोस्तों हमारा कौन से नंबर का होगा? तो इसका आपको कमेंट करना है कि पेरिस में कौन से नंबर के ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। और मैं समर ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं दोस्तों उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। ये 2024 में पेरिस में होंगे। और पेरिस आपको पता है फ्रांस में है। और आपको कमेंट करके दोस्तों ये बताना है कि ये कौन से नंबर के ओलंपिक खेल होंगे। और 2028 के दोस्तों जो ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन स्थल भी घोषित किया जा चुका है। ये दोस्तों आयोजित किए जाएंगे लॉस एंजलिस में, LA में। और ये दोस्तों पड़ता है USA में। तो 2028 के ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस या LA में आयोजित किए जाएंगे। और ये USA में दोस्तों पड़ता है। अगला देखिए, हाल ही में कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो नाटो के तकनीकी कार्यक्रम में या शुरुआत शामिल होने वाला दोस्तों जो देश है वो हमारा है यूक्रेन। ऑप्शन A इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, 12 जुलाई 2022 से कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन C है, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने दोस्तों 12 जुलाई 2022 को घोषणा की है कि वो नई शिक्षा नीति 2020 की उसको लागू करने वाला पहला राज्य होगा। और दोस्तों इसे राज्य में लागू किया भी जा चुका है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन C, उत्तराखंड। अगला देखिए, 13 क्रमागत विषम संख्याओं का दोस्तों औसत 51 है। तो इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या दोस्तों होगी ऑप्शन B, इसका सही उत्तर है 63 दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा। दो संख्याओं का अनुपात इतना है तो इसका राइट आंसर दोस्तों आएगा आपका ऑप्शन D, 99। इनको दोस्तों आप पॉज करके आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगला देखिए, आकाश इतना चलता है दोस्तों, ये डिस्टेंस वाला आंसर है। इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन B, 17 मीटर। अगला देखिए, 2 अंकों की संख्या का योग 8 है, यदि दूसरे को घटाया जाए दोस्तों इसका राइट आंसर आपका आ रहा होगा ऑप्शन B। इसको आप पॉज करके दोस्तों सॉल्व भी कर सकते हैं। अगला देखिए, 96वां क्वेश्चन, कौन सा असंगत पद है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन D, MNK। अगला देखिए, 97वां क्वेश्चन, यदि 1 से 100 तक संख्याएं लिखी जाएं तो 5 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो ऑप्शन D दोस्तों इसका सही उत्तर है 20 बार किया जाएगा। गौरव का दोस्तों 98वां आंसर देखिए, इसका सही उत्तर है हमारा कौन सा? ऑप्शन B, दामाद। दामाद दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा। और अगला देखिए, 99वां क्वेश्चन, श्रृंखला में 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों 27 और 13.5। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट देखिए, मोहन का जन्म 29 फरवरी 60 को हुआ था, तो फरवरी 1976 तक वो कितनी बार जन्मदिन मनाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों आएगा ऑप्शन A, 4 बार। तो ये दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन हैं। बाकी दोस्तों इसी प्रकार से आपको हम मिलते रहेंगे शनिवार को। और तब तक के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो का आनंद लीजिए और मेहनत करते रहिए। फिर आपको मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट शनिवार को अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।